नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर निरंतर एफएसओ पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे हैं और ये गुजरात पीसीएस का पेपर है। इसके 200 प्रश्नों में से ऑलरेडी हम लोग 120 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक अपने डिस्कशन के हिसाब से बात करें तो 120 121 से 140 की चर्चा करेंगे, जो कि पेपर के हिसाब से 221 से 240 है। ठीक है, क्यों है वो सब मैंने पहले समझाया हुआ है, तो उस पर अभी मैं वापस नहीं जाऊँगा। आप में से जो लोग भी एफएसओ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, और जॉब्स वाला की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोग 7000 प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं 70 टेस्टों के माध्यम से, जो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी तीनों रूप में है। यह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में है। ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो लोग ये जो डिस्कशन हो रहे हैं इन वीडियोज की पीडीएफ चाहते हैं, वह भी इसी एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज फोल्डर में वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चालू करते हैं हम आज के हमारे इस डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन, द एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ द एडल्ट्रेशन ऑफ अ मिल्क बाय मिल्क इज बाय मेजरिंग। ठीक है, कि दूध की मिलावट की सटीक जांच करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे सही विधि कौन सी है। दूध की मिलावट की जांच करने के लिए जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सबसे सही मेथड माना गया है, वो क्या माना गया है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट। देखो वापस से कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मेथड का भी यूज किया जाता है दूध में मिलावट का पता करने के लिए, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जैसे मेथड का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज किया जाता है, बट अगेन कि ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट का मेथड क्या है, ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन ऑफ द मिल्क विद द वाटर। ठीक है, सामान्य वापस से कि मिल्क में जो सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है और सबसे कॉमन मिलावट की जाती है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, वो क्या है? वाटर है। और मिलावट के कई प्रकार होते हैं, तो ये वाटर, ये जो मिल्क में वाटर की मिलावट की जाती है किस प्रकार में रखा जाता है? इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन में, जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें आर्थिक लाभ क्या है कि भाई 2 लीटर तुम्हारे पास क्या था? दूध था, 4 लीटर पानी मिला दिया, अभी 6 लीटर दूध बन गया। ठीक है, ये वाला। इससे क्या परिवर्तन आएगा? इससे जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है भाई, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, दोनों को मिला दोगे तो एक अलग निकल करके आएगा। ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए कहते हैं प्योर मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह -55 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। कितने पे रहता है? -55 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, विच कैन वेरी +-0.02 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही माइन्यूट वेरिएशन होता है। ठीक है, ये जो वेरिएशन लिखा हुआ है ये बहुत माइन्यूट वेरिएशन है। ठीक है, अभी के लिए याद कितना रखना है? -0.55 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग पॉइंट है मिल्क का। अब मान लो तुमने इसमें क्या कर दिया? पानी मिला दिया, तो भाई ये जो वैल्यू है इसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। यदि इस वैल्यू में परिवर्तन आया तो हमको सिंपल सा पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ है, इसमें मिलावट की गई है। ठीक है, इफ वाटर इज एड, यदि पानी ऐड किया जाता है द फ्रीजिंग पॉइंट राइजेस, ये क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट उठ जाएगा, है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकम्स लेस निगेटिव एंड इंडिकेटिंग डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये एक समस्या है कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल होता है प्योर मिल्क का वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू द एडल्ट्रेशन विद द वाटर। ठीक है, तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वो क्या परिवर्तन आता है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए काउ मिल्क का जो नॉर्मल रेंज रहता है वो कितना रहता है? -0.53 टू -0.56, जैसे हमने 0.55 एवरेज निकाल लिया। ठीक है, जिसको आप काउ मिल्क में कितना निकाल सकते हैं और बफेलो मिल्क में कितना निकाल सकते हैं, ये रहा। ठीक है, एडल्ट्रेशन इंडिकेटेड वेन, है ना। अब एडल्ट्रेशन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कि भाई ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है और क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये इससे पता चला कि हमको क्या पता चला कि भाई इसमें क्या है? ये मिलाया गया है। ठीक है, पानी मिलाया गया है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट टेस्ट हो गया काय के लिए? वाटर डिटेक्शन के लिए, है ना, वाटर के एडल्ट्रेशन को पता करने के लिए। ठीक है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट में काम करता है, फ्रीजिंग पॉइंट और क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर काय पे काम करता है? डेंसिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, मेजर्स दी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी हमने बात करी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी है, बट अगेन की ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट का मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें क्या मेजर किया जाता है? डेंसिटी मेजर की जाती है। ठीक है,
इसके बाद गर्बर मेथड है जो कि फैट कंटेंट मेजर करता है, ठीक है, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड और एमाइल अल्कोहल की मदद से एसएनएफ कैलकुलेशन किया जाता है ना। देखो जो मिल्क होता है उसमें सॉलिड जो रहता है उस सॉलिड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्से को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, जिसको तुमने किससे पता कर लिया, गर्बर मेथड से। और दूसरे हिस्से को क्या बोलते हैं, सॉलिड विच इज नॉट फैट, एसएनएफ। एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो सॉलिड होती हैं पर फैट नहीं होती हैं। तो उसको कैसे पता करेंगे, एसएनएफ कैलकुलेशन लगा लिया जाता है ना। कैलोरीमेट्रिक मेथड लगाया जाता है उसके लिए। यूरिया टेस्ट हो गए, स्टार्च टेस्ट हो गए, तो अलग अलग कलर वो लगाए जाते हैं। स्टार्च टेस्ट काय के लिए भाई, इसको दरअसल स्टार्च टेस्ट ना बोल के आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, जिससे स्टार्च की मात्रा पता की जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। the point at which all the three phases solid, liquid and gas can coexist in thermodynamic equilibrium, ठीक है। मेरे ख्याल से 9th-10th का सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है ना, जब आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, कि वह बिंदु जहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं उसमें गतिकी संतुलन में सह अस्तित्व में रह सकती हैं, उसको क्या कहा जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट में बहुत ज्यादा डिस्कस करने को आवश्यकता भी नहीं है हमारे ख्याल से, है ना, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट के बारे में बेसिक जानकारी मेरे ख्याल से आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई 11th-12th में क्यों नहीं पढ़े हम इसको, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट इज द यूनिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन को एग्जिस्ट, है ना, कैन को एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक एक्विलिब्रियम, ठीक है। कि सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और गैसियस फेज है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, एक साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह वह बिंदु होता है जहां पे तापमान और प्रेशर क्या रहता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब अलग अलग चीजों के लिए वाटर जो वो है ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट अगेन दो चीजों को मैनेज करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को। तो यदि आप टेम्परेचर को 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर को 611 पास्कल पे क्या कर दें, मेंटेन कर लें, है ना। तो इस समय इस परिस्थिति में, मतलब इस परिस्थिति का मतलब ये वाला, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे क्या होगा, वाटर ट्रिपल पॉइंट शो करेगा, ठीक है। उस पे वाटर क्या करेगा, ट्रिपल पॉइंट शो करता है, ठीक है। ध्यान में रखना। अब वाटर का जो सब्लिमेशन पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, क्रिटिकल पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस होता है और ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, सब बेसिक वो है टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। अगला, लैक्टोज है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। इसको हम इस कारण क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक है। अब लैक्टोज दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनता है। वो कौन से मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है, C6 कार्बन वाले क्या है, 6 कार्बन वाले क्या है, शुगर हैं, ठीक है। इनको आप क्या कह सकते हैं, 6 कार्बन वाले शुगर को हम और क्या कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं, ठीक है। जो किससे जुड़ा होता है, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ने के लिए कोई ना कोई बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और वो बॉन्ड किस कार्बन पे बन रहा है उसके आधार पे हम बीटा अल्फा 1412 डिसाइड करते हैं। तो यह β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के आधार पे क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, जिसमें दो मोनोसैकेराइड रहते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फाउंड नेचुरल इन द मिल्क, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे ये काम करता है, बिकॉज द ग्लूकोज यूनिट हैज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। हर वो मोनोसैकेराइड, हर वो डाइसैकेराइड, ठीक है, सिर्फ मोनो और डाई की बात कर रहा हूँ, पॉली कोई भी नहीं होता। हर वो मोनो और डाइसैकेराइड जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास भाई एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन है। एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, CHO, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है वो क्या है, फ्री है। वो कार्बन फ्री है, चूंकि फ्री होने की वजह से क्या कर सकता है, रिएक्ट करने के लिए फ्री है। तो इस कारण वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये रहना है। अब इस एंजाइम के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सॉरी, इस शुगर के उसके लिए डाइजेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। इस लैक्टेज एंजाइम को क्या कहा जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैक्टेज को ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति में लैक्टेज की कमी है, यदि किसी व्यक्ति में लैक्टेज की कमी है तो उसको कभी भी दूध नहीं पचेगा, ठीक है। देखिएगा आप, कई लोगों को क्या हो जाती है, दूध से एलर्जी रहती है, उसका मूल कारण क्या है, दरअसल उनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं है।
ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की सॉरी बीमारी क्या कहते हैं, लैक्टोज इनटॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोज इनटॉलरेंस कहते हैं। वह लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें क्या है, लैक्टेज एंजाइम की कमी है। इस प्रकार के लोग दूध को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, दूध से बनी हुई चीजों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, खैर, माल्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, ट्रेहोज ये काहे से बनते हैं, सभी डाइसेक्राइड है। ठीक है, काहे से बनते हैं जरूर ध्यान में रखिए, कौन सी लिंकेज रहती है वो ध्यान में रखिए, किस प्रकार का शुगर है वो ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो एकमात्र शुगर होती है कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। कभी कभी उसके साथ एक और रखी जाती है, और अगेन एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा महत्व की नहीं है, ट्रेहलोज। कौन सा, ट्रेहलोज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बट बेस्ट एग्जांपल क्या है, नॉन रिड्यूसिंग का सुक्रोज है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, वही विटामिन हार्मोन की तरह काम करेगा, है ना, वही विटामिन हार्मोन की तरह काम करेगा जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेरॉयडल होगा। कैसा होगा, स्टेरॉयडल होगा। एकमात्र विटामिन जिसका स्ट्रक्चर स्टेरॉयडल है वो कौन सा है, विटामिन डी है। क्यों, क्योंकि वो काय से बनता है, स्टेरॉइड से ही बनता है। काय से बनता है, स्टेरॉइड से ही बनता है। कौन सा स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। काय से बनता है, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल यहाँ से बनता हो। ठीक है, कैसे, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल इससे बनता है, और उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है जो बॉडी में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसका सामान्य नाम क्या होता है, कैल्सीट्रायोल। ठीक है, क्या नाम होता है, कैल्सीट्रायोल। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे आप। चलो अगला आता है प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए इज, है ना, ये जो प्रिकर्सर का मतलब होता है कि ये शुरुआती चरण में कुछ इस रूप में दिखता है और फिर आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंप्लीट विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो प्रिकर्सर रहता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ठीक है, एक ये क्या है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। क्या है, एक कैरोटिनॉइड पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यदि उसके एल्कोहलिक फॉर्म की बात करेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। यदि आप एसिडिक फॉर्म की बात करेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनोइक एसिड होता है। और यदि एल्डिहाइड फॉर्म की बात करेंगे तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनल होता है। क्या होता है, रेटिनल होता है। ठीक है, जो कहाँ मिलता है, गाजर हो गया, पालक हो गया, पपाया, पंपकिन, है ना, कैरेट, स्पिनाच, पपाया, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, है ना, शकरकंद में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग विटामिन के भी प्रिकर्सर होते हैं। इन्हीं प्रिकर्सर के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रोविटामिन, है ना, इन्हीं प्रिकर्सर के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविटामिन बोलते हैं। जैसे विटामिन ए का प्रोविटामिन क्या हुआ, बीटा कैरोटीन, वैसे डी का क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है, 725, है ना, डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों के यहाँ पे प्रोविटामिन लिखे हुए हैं, है ना, जिनके होते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर इसको देख लीजिए। अगला, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू हेल्प रिटेन मॉइस्चर, इंप्रूविंग टेक्सचर एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज, है ना, वह तत्व, वह पदार्थ जो किसी चीज की नमी को मेंटेन करने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि अंततः क्या बना रहे, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट, उसका सेल्फ लाइफ क्या सके, बढ़ सके। ठीक है, इस प्रकार के तत्व को, इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है केकिंग एजेंट। केकिंग एजेंट क्या होता है, समझो खाना बना रहे हो, है ना, समझो क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उसमें खाने में की निचली सतह में क्या बनता है, बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो बबल्स ना बने उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, एंटी केकिंग एजेंट डाल जाता है। ठीक है, केकिंग एजेंट जो बबल बनाएगा और एंटी केकिंग एजेंट जो बबल बनाने से रोकेगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ दिखाई देगा, जब हलवा बनाते हैं आप। ठीक है, फिर आता है ह्यूमेक्टेंट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट क्या है, हमारा आंसर है। ये ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी भी पदार्थ की नमी को बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और उस नमी के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, उस नमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पदार्थ की जो बनावट है वो बनी रहती है, सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट के एग्जांपल क्या हैं, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हो गया, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, हनी, इनवर्ट शुगर, मैनिटॉल, ये इसके क्या होते हैं, बेस्ट एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ नॉन न्यूट्रिएंट फूड, है ना, नॉन न्यूट्रिएंट फूड का इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट फूड का जो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है वो क्या माना जाता है, क्रीम माना गया। क्या माना गया है, क्रीम माना गया। ठीक है,
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? दोज है ना, दोज हुज विस्कोसिटी चेंजेस विद द अप्लाइड शीर रेट, ठीक है, कि जब क्या करते हैं आप, शीर रेट का मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जितना जितना आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना विस्कोसिटी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। उस प्रकार की चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूटोनियन उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हुआ कि भाई आप उसमें कितना भी प्रेशर अप्लाई करते रहें, फोर्स अप्लाई करते रहें, लेकिन विस्कोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है जिसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है फोर्स अप्लाई करने से? वो क्या है? क्रीम है, ठीक है। क्या है? क्रीम है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल क्या हैं? ऐसी हर चीज जो क्रीम जैसी होगी, जैसे उदाहरण के लिए टोमेटो केचप हो गया, वो भी क्रीम जैसा होता है, ठीक है, थिकनेस वगैरह वाले में मामले में। मेयोनीज हो गया, टूथपेस्ट है, ब्लड है ना। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च इन अ वाटर हो गया, इसके अलावा पेंट, योगर्ट, मोल्टन चॉकलेट आदि आदि, है ना। चॉकलेट को यदि आप क्या कर दें, मेल्ट करवा दें, तो भाई वो क्रीम जैसी हो जाती है। तो अल्टीमेटली इन सब में क्या हो रहा है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी विस्कोसिटी चेंज कर लेते हैं विद द अप्लाइड शीर फोर्स, ठीक है, स्ट्रेस और फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे और भी प्रकार दिए हुए कुछ चीजों के जरूर ध्यान में रखिए। अगला, इन दिस केस इफ द सॉल्यूशन कंटेन्ड इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द एसिड एंड द सॉल्ट, द पीएच वुड बी, है ना, कि एक सॉल्यूशन है जिसमें, है ना, जिसमें क्या है, मोलर कंसंट्रेशन समान है, किसका? एसिड का भी और सॉल्ट का भी। भाई सॉल्ट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? एल्कलाइन नेचर का। एसिड तो एसिड कर ही रहा है, ठीक है। तो यदि एल्कलाइन और एसिडिक दोनों का मोलर कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, तो उस परिस्थिति में पीएच वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो उस परिस्थिति में पीएच वैल्यू कितनी होगी? 3.60, ठीक है। उस परिस्थिति में पीएच वैल्यू कितनी होगी? 3.60, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। आप स्वयं भी इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के बजाय ध्यान में रख लेना, बस उतना ही बहुत होता है ना। खैर, अगला, द अमाइनो एसिड कंटेन इंडोल रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर इज, कौन से अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में इंडोल रिंग प्रेजेंट रहती है? ठीक है, तो कौन सा अमाइनो एसिड जिसके स्ट्रक्चर में इंडोल रिंग रहती है? ट्रिप्टोफैन। किसके में? ट्रिप्टोफैन के में इंडोल रिंग प्रेजेंट रहती है, और सिर्फ ट्रिप्टोफैन में ही इंडोल रिंग रहती है, ठीक है। और उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इमिडाजोल रिंग किस में रहती है? हिस्टीडीन में रहती है, ठीक है। थायोल ग्रुप किस में जुड़ा रहता है? सिस्टीन में रहता है। थायोल ग्रुप किसका प्रतिनिधित्व करता है? सल्फर का। थायोल ग्रुप किसका प्रतिनिधित्व करता है? सल्फर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ग्वानोडिनो ग्रुप किस में रहता है? आर्जिनिन में रहता है। फिनोलिक जो ग्रुप है ना, वो किस में रहता है? टायरोसिन में रहता है। किस में रहता है? फिनोलिक ग्रुप टायरोसिन में रहता है, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पूरी लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। सल्फर किस में रहता है? सिस्टीन और मेथियोनिन में। सिस्टीन में क्या था? थायोल रिंग थी, यदि ऊपर आपने पढ़ा अभी, ठीक है। एलिफेटिक अमाइनो एसिड कौन होते हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। इनमें से जैसे वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इनकी बात करें तो ये तो क्या होते हैं भाई? हमारे इसेंशियल की कैटेगरी में भी रखे जाते हैं, ठीक है। इम्यूनो ग्रुप किस में होता है? प्रोलीन में होता है। किस में होता है? प्रोलीन में क्या होता है? इम्यूनो ग्रुप होता है। कायरल कार्बन किस में नहीं होता? ग्लाइसिन में नहीं होता। टू अमाइनो एसिड किस में होते हैं? लाइसिन में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए, पूरी यहाँ लिस्ट दी हुई है, ठीक है। चलो अगला, प्योर ग्लूकोज है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, है ना, जो शुद्ध ग्लूकोज का डेक्सट्रोज समकक्ष मान कितना होता है? जो शुद्ध ग्लूकोज होता है उसका जो वो रहता है, डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट मान रहता है, वो कितना रहता है? 100 रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 100 रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले कि जो डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो होती क्या है, ठीक है। तो डी मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, है ना, कंपेयर टू द प्योर ग्लूकोज। किसी एक चीज में रिड्यूसिंग शुगर कितना प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द ग्लूकोज? ग्लूकोज के संदर्भ में, ग्लूकोज के कंपेयर्ड में रिड्यूसिंग शुगर कितना प्रेजेंट है इस चीज में, यदि हम इसका मापन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। जो कि प्योर ग्लूकोज का कितना रहता है? 100 मान के चलते हैं हम, ठीक है। प्योर ग्लूकोज कितना मान के चलते हैं? 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब स्टार्च का कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। स्टार्च का कितना रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। माल्टोज का कितना रहेगा? 50 रहेगा। डेक्सट्रीन का कितना रहेगा? 20 रहेगा। ग्लूकोज साइरप का कितना रहेगा? 20 से 95 के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो दिए हुए हैं आपके काम के, उनको आप जरूर ध्यान में रखिए। यदि क्या होता है? डेक्सट्रोज इक्विवेलेंस बढ़ता है तो मिठास बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी कम होती है और हाइग्रोस्कोपिसिटी बढ़ती है। नमी ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर एग्जांपल है वाटर इन ऑयल इमल्सन का। ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सन का जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, बटर है। क्या है, बटर है। ठीक है, इमल्सन्स के दो प्रकार, वाटर इन ऑयल इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सा वो है आपका डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है उसके आधार पर हम तय करते हैं। ये डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम मीडियम में जाने के बजाय आप बस ये ध्यान में रखिए कि कौन सा क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए ऑयल इन वाटर में जाओगे तो मिल्क, क्रीम, मेयोनीज, आइसक्रीम, सैलड ड्रेसिंग आएगा। ठीक है, यदि वाटर इन ऑयल में जाओगे, ऑयल इन वाटर में क्या हुआ, मिल्क, क्रीम, मेयोनीज। ठीक है, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया था, वाटर इन ऑयल पूछा गया ना। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर कल हमने क्या देख लिया भाई, मिल्क, क्रीम, मेयोनीज, इसके अलावा सैलड ड्रेसिंग भी याद रख लो। वाटर इन ऑयल में तो तुम्हारा आंसर ही हो गया बटर, इसके अलावा क्या हो जाता है, मार्गरीन और कोल्ड क्रीम हो जाता है ना, मार्जरीन और कोल्ड क्रीम हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इमल्सन है वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, इमल्सन बनाने के लिए क्या लगता है, इमल्सीफाइंग एजेंट लगता है, जिसको इमल्सीफायर बोलते हैं। क्या इमल्सीफायर होते हैं, जैसे लेसिथिन हो गया, है ना, मोनोग्लिसराइड्स हो गया। दूध में क्या होता है इमल्सीफाइंग एजेंट, केसीन होता है। पॉलीसॉर्बेट्स हो गए, लेसिथिन कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए आप। ठीक है, चलो आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या है एग्जांपल है। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, डीएचए है। क्या है, डीएचए। कई बार एग्जाम में ध्यान में रखना, डीएचए शॉर्ट में लिखा जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है दरअसल वो एक टाइप है किसका, प्यूफा का। ठीक है, किसका, प्यूफा का। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो ओमेगा 3 टाइप का भी होता है, ओमेगा 6 टाइप का भी होता है। ठीक है, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, या इसको रिप्रेजेंट करता है, वापस से सैचुरेटेड जो वो रहते हैं ना फैटी एसिड रहते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड एसिड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन में, कैसे पता करेंगे, यदि थर्ड पोजीशन में है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, या सिक्स पोजीशन में है तो ओमेगा ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का निर्धारण करते हैं। ओमेगा 3 के बेस्ट एग्जांपल क्या है, एएलए है ना, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ईपीए, इको है ना, इकोसा पेंटानोइक एसिड, और आखिरी में क्या जाता है डीएचए, वो क्या है आपका डेकोसा हेक्सोनिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, एएलए, ईपीए, डीएचए शॉर्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, ओमेगा 6 फैटी एसिड की एग्जांपल क्या है, लिनोलेइक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, इनको ध्यान में रखना है। ये ओमेगा 3 और 6 का डिफरेंस क्या है, मैंने ऊपर बता ही दिया कि ओमेगा 3 का मतलब थर्ड पोजीशन का जो कार्बन है उसमें क्या है, आपको फर्स्ट डबल बॉन्ड मिल जाएगा और मिथाइल एंड के एंड से, है ना। और ओमेगा 6 में जो फर्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, तो 6 कार्बन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 6 कार्बन पे पहला डबल बॉन्ड है तो ओमेगा 6 फैटी एसिड, थर्ड कार्बन में पहला डबल बॉन्ड है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 के एग्जांपल क्या है, 6 के एग्जांपल क्या है, वो जरूर ध्यान में रखिए। अगला था प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पेक्टिन है ना। पेक्टिन एक पॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल जो चीज उसमें होती है वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है। क्या होता है, गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है किसमें, पेक्टिन में। ठीक है, पेक्टिन या पॉलीसेकेराइड मेन मेनली ऑफ अ गैलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट्स, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल लेमिला ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स की लेमिला होती है उसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जो छाल रहती है, जो छिलके रहते हैं, उनमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फलों के जो छिलके रहते हैं ना उनमें भी पेक्टिन क्या है, पाया जाता है, जो उसको क्या करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है ना, उसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलो आगे आते हैं। One of the most used test for evaluating the extent of a lipid oxidation based on the secondary oxidation product is, है ना, द्वितीयक ऑक्सीकरण उत्पादों पर आधारित लिपिड ऑक्सीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेस्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो टेस्ट सर्वाधिक यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीबीए टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीबीए टेस्ट बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है थायो बारबिचरिक एसिड टेस्ट, है ना। क्या होता है, थायो बारबिचरिक क्या होता है, कंपाउंड होता है ना। उसी के आधार पर हमने क्या कर लिया, टेस्ट का निर्माण कर लिया, थायो बारबिचरिक एसिड टेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, थायो बारबिचरिक एसिड टेस्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, जो प्रश्न में बात लिखी हुई है उसको क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो इट मेजर्स दी, है ना, मेनोल्डी एल्डिहाइड, है ना, मेनोल्डी एल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड्स फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो भी कंपाउंड बनते हैं उनका मेजरमेंट किसके माध्यम से किया जाता है, टीबीए के माध्यम से किया जाता है। ठीक है,
उसको ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा अदर वो हैं लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए अलग टेस्ट भी होते हैं कुछ, जैसे पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट हो गया, एनिसिडीन वैल्यू हो गई, टोटॉक्स वैल्यू हो गई, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू है ना, ऑक्सीडेटिव रेंसिटी और हाइड्रोलाइटिक रेंसिटी, ठीक है। इन सब का मतलब जरूर ध्यान में रखिए, इनका क्या मेजर कर रहे हो इनके माध्यम से आप, ठीक है। जैसे आगे पीछे कहीं पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस टेस्ट से पता करते हैं, तो भाई आयोडीन वैल्यू से पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? आयोडीन वैल्यू से पता करते हैं। भाई कोई भी फैटी एसिड कितना अनसैचुरेटेड है और कितना नहीं है कैसे पता करें? आयोडीन वैल्यू से पता करेंगे, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड डेराइव्ड इंटेंस स्वीटनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वीटनर होते हैं वो क्या होते हैं? शर्करा होती है ना, जो स्वीटनर होती है क्या होती है? शर्करा होती है। तो वहां तो क्या रहेगा? मोनोसैकेराइड रहेगा, डाइसैकेराइड रहेगा, मतलब ग्लूकोज जैसी चीजें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पेप्टाइड डिराइव होना चाहिए, मतलब वो कहाँ से आया हो? प्रोटीन से निकल करके आया हो, ठीक है। मतलब क्या है? से बना हो, अमाइनो एसिड से बना हो, ठीक है। एकमात्र जो यहाँ पे अभी हमको दिखाई दे रहा है इन ऑप्शंस में, वो कौन है भाई? तो वो क्या है जाता है यहाँ पे? अस्पार्टम है। क्या है? अस्पार्टम है, जो काय से बनता है? स्पार्टिक एसिड से बनता है। काय से बनता है? एक अमाइनो एसिड है, कौन सा? स्पार्टिक एसिड, वहां से क्या है? वो बनता है, ठीक है। ये दिख रहा है स्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो अस्पार्टम इज अ डाइपेप्टाइड मेथाइल ईस्टर मेड ऑफ अ टू अमाइनो एसिड्स, दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलनिन, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलनिन की कॉम्बिनेशन से क्या बना जाता है? एस्पार्टम बना जाता है, कि जो कि शुगर है। और उसकी मिठास कितनी होती है? सुक्रोज से ज्यादा होती है। कितनी? 200 गुना ज्यादा। कितनी? एस्पार्टम की मिठास सुक्रोज से 200 गुना ज्यादा होती है। जब भी किसी शुगर की मिठास आप नापेंगे तो हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? सुक्रोज से कंपेयर करेंगे। फिर भले ही उससे ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपेयर तो सुक्रोज से ही होगा, ठीक है। अब जिन लोगों को भी क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ना, जिन लोगों को क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, उनको एस्पार्टम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस्पार्टम काहे से बना है? फिनाइल एलिन और एस्पार्टम से बना हुआ है। फिनाइल एलिन की इसमें क्या हो जाएगी? फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पीक्यू के पेशेंट को क्या है? ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगला, कैल्शियम सिलिकेट जो ना पाउडर फूड प्रोडक्ट एच है ना, कैल्शियम सिलिकेट का पाउडर फूड प्रोडक्ट में किस रूप में यूज किया जाता है? ऊपर हम बात करते हैं एंटी केकिंग एजेंट की, ये दरअसल कैल्शियम सिलिकेट एंटी केकिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, नहीं कह के एंटी केकिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जो क्या प्रिवेंट करता है? लंप फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है। लंप मतलब मतलब जैसे समझ लो कि तुम हलवा बना रहे हो ना, तो नीचे से क्या होने लग जाता है? हलवा में कढ़ाई की तरफ से नीचे से बड़े बड़े वो बनने लग जाते हैं, एयर सेक्स के साथ वो एयर की छोटे छोटे वो बनने जाते हैं, पार्टिकल बनने लग जाते हैं, वो फूटते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली लंप बनता है, गुच्छा बन जाता है। तो उसको सबको रोके कैसे भाई, है ना? तो रोकने के लिए क्या कर दो? उसमें एंटी केकिंग एजेंट डाल दो। जैसे कि एंटी केकिंग एजेंट में क्या हो गया? कैल्शियम सिलिकेट हो गया। इसके अलावा और क्या डाल सकते हो? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। ये क्या होता है? एंटी केकिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अगला, इलनेस कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ बैक्टीरियल और मोल्ड टॉक्सिन ड्यू टू इट्स ग्रोथ इन फूड इज टर्म्ड, है ना, कि बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से जो इलनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इंटॉक्सिकेशन बोला जाता है। सबसे आसान शब्द है ये, सब दरअसल आपके यूनिट 2 में मेंशन भी है, इट इज मेंशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, ठीक है। फूड इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। ये फूड इंटॉक्सिकेशन बहुत सारे माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स में भी स्पेसिफिकली फंगल बोले तो फंगस, बोले तो मोल्ड और ईस्ट, और क्या हो जाता है? बैक्टीरिया, इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अगला, द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलम इज, है ना, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलम किस प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलम क्या प्रोड्यूस करता है? बोटुलिज्म प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन का नाम है, लेकिन वो इम्पैक्ट कहाँ डालता है? हमारे नर्वस सिस्टम में डालता है, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? न्यूरोटॉक्सिन कैटेगरी में रखा जाता है। इन लोगों ने क्या पूछा? कैटेगरी पूछी हुई है। कैटेगरी कौन सी है? न्यूरोटॉक्सिन है। कौन सी कैटेगरी? न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम क्या प्रोड्यूस करता है? बोटुलियम टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो किस कैटेगरी में रखा जाता है? न्यूरोटॉक्सिन कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक्जोटॉक्सिन है। और ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से स्टेप्लोकोकस एंटेरोटॉक्सिन एक एंटेरोटॉक्सिन है, जो कि आपके इंटेस्टाइन पे इंपैक्ट करेगा। हीट स्टेबल प्रोटीन होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टेप्लोकोकस ऑरियस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, जरूर आप एक बार इसको देखें, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा, मोस्ट वायरुलेंट पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ एस्चेरिचिया कोला इज। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, यदि आपने नोट्स सही तरीके से पढ़े हैं अपने, ठीक ठीक है, यदि आप अपने नोट्स सही से पढ़े हैं तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार आपके नोट्स में शब्द लिखा आया होगा ई कोलाई के आगे ये लिखा रहता है हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा आपको? ई कोलाई के आगे
O157H7 लिखा रहता है, ठीक है। दरअसल ये क्या है, एक स्ट्रेन है ना, क्या है, एक स्ट्रेन है, एक प्रजाति है किसकी, इस्चेरिचिया कोलाई की, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, पैथोजेनिक है, सबसे ज्यादा बीमारी कॉज करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करता है, बीमारी कॉज करता है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन, एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फूड इज कॉल्ड एज, है ना, मूल खाद्य में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का जोड़ा जाना जो मूल पदार्थ में नहीं भी थे, वो उनको क्या कहा जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये कहलाता तो एनरिचमेंट भी है, लेकिन फूड साइंस के उसमें क्षेत्र में उसको एनरिचमेंट ना कहकर कहाँ कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एनरिचमेंट शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन्वायरमेंट साइंस में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट साइंस में प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन और रिस्टोरेशन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब फोर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है बाकायदा, उसमें से फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन 2018 में से निकाल करके, यहाँ से कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे मान लो कितनी चीजों का फोर्टिफिकेशन करते हैं, किस में क्या डालते हैं, किस रूप में डालते हैं, कितना डालते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन में कितना आयोडीन डाला जाता है, आयोडीन मतलब नमक में आयोडीन कितना डाला जाता है, 15 से लेकर के 30 ppm तक डाला जाता है। किस रूप में डाला जाता है, पोटेशियम आयोडेट के रूप में डाला जाता है, ठीक है। उसी में आयरन भी डाल सकते हैं। फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल में क्या डालेंगे, मिल्क में क्या डालेंगे, ठीक है, कितना डालेंगे, आटे में क्या डालेंगे, मैदे में क्या डालेंगे, आटा और मैदा का सेम रहता है, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस में कितना और क्या डालेंगे, ठीक है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इसको जरूर ध्यान से रखें, पढ़ें, है ना। ये क्लास यहाँ पे बाइंड होती है, आज थोड़ा जल्दी करना पड़ा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।